तीनों निगमों के मेयर सीएम निवास के बाहर बैठ गए धरने पर। दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ के बकाया मांग रहे हैं मेयर। स्टाफ की सैलरी के लिए भी नहीं है निगमों के पास पैसे। न्यू अशोकनगर इलाके में एक ही परिवार के 2 लड़कों की नहर में डूबने से मौत। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। आनंद विहार थाना इलाके से दिन दहाड़े चोरी। खुद को चंदा मांगने वाला बताकर घर में घुसाए चोर। 4 मोबाइल फोन सहित कैश भी चोरी। करकरडूमा में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन पर चढ़ाई कार। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा मामला। कार छोड़कर फरार हुआ आरोपी। लगातार बढ़ते जा रहे स्ट्रीट डॉग से लोगों को हो रही हैं भारी दिक्कतें। वार्ड कमेटी की बैठक में सभी पार्षदों ने उठाया मुद्दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। खबरों की शुरुआत करते हैं। जहां दिल्ली सरकार केंद्र के साथ टकराव का कोई मौका नहीं छोड़ती, वहीं दिल्ली नगर निगम के साथ भी उसका लगातार टकराव बना हुआ है। दिल्ली के तीनों मेयरों ने दिल्ली सरकार पर बकाया 13,000 करोड़ रुपए लेने के लिए सोमवार को सीएम आवास के बाहर धरना दिया। ईडीएमसी के मेयर निर्मल जैन ने बताया कि ईडीएमसी ने करीब 3,941 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार से लेना है, लेकिन दिल्ली सरकार ये रकम नहीं दे रही है। इनमें से 2,985 करोड़ रुपया तो पिछला बकाया है और 956 करोड़ इस साल दिसंबर तक का भुगतान है। दरअसल ये टकराव उत्तरी दिल्ली नगर निगम के तहत आने वाले बड़े अस्पतालों के डॉक्टरों की सैलरी न मिलने के कारण पैदा हुआ है। हिंदूराव अस्पताल, कस्तूरबा गांधी अस्पताल और बाकी हेल्थ स्टाफ को 4 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। सैलरी न मिलने के कारण डॉक्टर पहले तो हड़ताल पर थे, लेकिन फिर भी अस्पतालों का जरूरी कामकाज कर रहे थे। सोमवार को सारे सीनियर और जूनियर डॉक्टर छुट्टी पर चले गए। इससे सारी स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गईं। इस पर पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन ने उत्तरी दिल्ली के मेयर जयप्रकाश और दक्षिण दिल्ली की मेयर अनामिका सिंह के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर मिलने का फैसला किया। ईडीएमसी के मेयर निर्मल जैन ने सीसीएन को बताया कि हम 10:30 बजे यहां पहुंच गए थे, लेकिन सीएम केजरीवाल हमसे नहीं मिले। इसके बाद हमने अनुरोध किया कि जिस तरह आप पब्लिक से मिलते हैं वैसे मिल लीजिए, लेकिन तब भी वो नहीं मिले। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि तीनों मेयरों से कहा गया था कि वे दोपहर 2 बजे शहरी विकास मंत्री सत्येंद्र जैन से जाकर मिल लें, लेकिन मेयरों ने कहा कि मंत्री को सीएम आवास पर ही बुला लिया जाए। सत्येंद्र जैन ने 2 बजे मिलने का वक्त दिया था, लेकिन मेयर वहां नहीं गए और शाम तक सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे रहे। पूर्वी दिल्ली के मेयर निर्मल जैन का कहना है कि सीएम आवास के भीतर तक नहीं आने दिया गया, जिससे वे बाहर ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक सीएम कर्मचारियों की सैलरी के मुद्दे पर बात नहीं करते, तब तक वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। दूसरी तरफ आप नेता दुर्गेश पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्र सरकार को हर साल देश के सभी निगमों को ग्रांट देनी होती है, लेकिन दिल्ली नगर निगम को कई सालों से कोई ग्रांट नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि केंद्र 10 साल से बकाया 12,000 करोड़ रुपए रिलीज करे, जिससे नगर निगम डॉक्टर्स और कर्मचारियों को तनख्वाह दे सके। निवास पर प्रातः 10:30 बजे आए थे। हमने उनसे निवेदन किया था कि आप हमारे तीनों निगमों के मेयरों इकट्ठे होकर के आए, आप हमारी बात सुनिए। आज तीनों नगर निगम दिल्ली के फाइनेंशियल क्राइसिस में गुजर रहे हैं। हम तनख्वाहें समय पर नहीं दे पा रहे। 2-3 महीने की तनख्वाहें हमारी बाकी हैं। हमारे कर्मचारी परेशान हैं। हम इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं चाहते। हमारे दिल्ली सरकार से ये निवेदन है कि जिस संवैधानिक व्यवस्था के तहत आप दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली की सरकार चला रहे हैं, उसी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग भी नगर निगम के महापौर बने हैं, नगर निगम चलाते हैं और 3,000 करोड़ रुपया हमारा पिछला बाकी है। 13। वहीं पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में एक ही परिवार के 2 लड़कों के नहर में डूबने की खबर सामने आई है। नहर में डूबने वाले लड़कों के नाम अमित और हर्ष बताए जा रहे हैं। दोनों लड़के अपने 2 दोस्तों के साथ 22 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे घर से निकले थे, जो फिर शाम तक घर वापस नहीं आए। घर वालों के काफी ढूंढने के बाद भी जब लड़के नहीं मिले
तो पुलिस को सूचना दी गई। आरोप है कि पुलिस ने तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद परिजनों को लड़कों के नहर में डूबने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस की मदद से दोनों बच्चों की बॉडी नहर से निकाली गई। वहीं तमाम हालात को देखते हुए मृत लड़कों के परिजनों का कहना है कि किसी ने जानबूझकर लड़कों को नहर में डुबाया है। साथ ही परिवार के लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम कर परिवार को सौंप दिया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वो एक्चुअली 3 बजे के टाइम वो लोग 22 तारीख को गए थे, मतलब ऐसे ही कि जा रहे हैं घाट वाट की तरफ, घाट बनाने या पता नहीं क्या जो भी है, यही बोल के गए थे। फिर उसके बाद आए नहीं, मतलब जो भी है शाम, मतलब जो 4 बच्चे गए थे, 2 बच्चे वापस आ गए और वो 2 नहीं आए। और जब 2 बच्चे आए थे, वो एक भींगा हुआ था उनसे पूरा, मतलब कीचड़ में, मतलब जो था। तो हम लोग पूछा उनसे कि मतलब क्या हुआ, क्यों भींगे हो? तो कह रहा है कि हम तो पानी पी रहे थे इसलिए भींगे। फिर हमने पूछा कि तो वो लोग कहाँ हैं? फिर हम तो रास्ते से वापस आ गए, आधे रास्ते से स्कूल की तरफ से वापस आ गए। तो फिर रात को 12 बजे पुलिस स्टेशन गए, रात को 2 बजे कंप्लेन दर्ज हुई है, जो भी है कंप्लेन मतलब एप्लीकेशन दिया है, जो भी है। मॉर्निंग में FIR दर्ज किया उन्होंने, जो भी है। उसके बाद फिर कह रहे कि ठीक है फ़ोटोस वगैरह दे दो, करते हैं कार्रवाई। जब दे दिया फिर भी हम ढूंढते रहे, जो भी है। तो ढूंढते फिर हम लोग उसी जगह ढूंढते, तो वहाँ पे कुछ बच्चे हमें दिखे, हमने उनसे पूछा, कह रहे कि फिर वो लोग बोले कि जो उनसे पूछा हमने कि जो कल 4 बच्चे आए थे यहाँ पे, कह रहे कि हाँ जो 4 आए थे 2 डूब गए हैं। उन्होंने डायरेक्ट बोला कि 2 डूब गए हैं यहाँ पे। कि 22 तारीख को 3 बजे करीब जो है वो घर से गायब हैं और 4 लड़के घर से निकले थे, तो 4 में से 2 वापसी आ गए और 2 उधर ही जो है नहर पे, जो न्यू अशोक नगर का नहर है उस पर जो है डूब गए। और जो लड़के वापसी आए उनसे पूछा गया जो कि वो 2 लड़के कहाँ हैं, तो उन्होंने जवाब दिया जो कि मुझे पता नहीं, मैं यहाँ से गया था 4 जने, लेकिन हम आधे रास्ते से घूम के वापसी आ गए, वो कहाँ गए पता नहीं। जो कि उनके सामने में ही वो डूबा है। और मुझे जहाँ तक डाउट है जो कि वो उनको बहला फुसला के ले गए और वहाँ पे जाके नहर के किनारे किसी बहाने और धक्का दे दिया उनको। हम लोग फिर उसको तलाश रहे थे ना कि कहीं खो गया होगा, जंगल उंगल में कुछ कोई सुंघा दिया होगा, कहीं भटक गया होगा। तो हम लोग खोज रहे थे, तो खोजते खोजते वहाँ पे पहुँचे, एक पुल है नहर के पास, तो वहाँ लड़के थे जो है सो, मतलब इतने लड़के जो है सो 2-4। तो उनको हम लोगों ने फ़ोटो दिखाया इस लड़के का जो डूबा है, जो इस लड़के को देखो हो, ये 2 लड़के जो है गायब है कल से 3 बजे से। तो बोला हाँ ये तो लड़के जो है सो यहीं पर में जो है सो कल डूब गया। और 2 लड़के इनके साथ और थे, उनको हम लोगों ने जो है सो बोला कि इनके माँ बाप को जो है सूचना दे देना कि वो जो है बचा लेंगे इसको आके। और हमने भी कोशिश किया जो है बचाने के लिए, तो हम जो है कोशिश किए, तो मतलब वो हमारे पैर पकड़ लिए, तो हम खुद चले जाते जो है उसमें। तो फिर हमने कोशिश किया, लेकिन हमारा कोशिश जो है नाकाम हो गया, वो जो है अंदर चले गए। वहीं पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार थाना इलाके से दिन दहाड़े घर में चोरी का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक चोर खुद को चंदा मांगने वाला बताकर घर में घुस आए। वहीं पीड़िता का कहना है कि उसकी नीचे परचून की एक दुकान है, उसने उनसे दुकान से चंदा ले लेने की बात कहकर उनको वापस जाने को कहा, लेकिन चोरों ने महिला के कमरे का गेट बंद कर दिया और बाकी कमरों से 4 मोबाइल फोन और करीब 13,000 रुपए चोरी कर लिए और फरार हो गए। पीड़िता ने पुलिस से जल्द कार्रवाई कर गुनहगारों को सजा दिलाए जाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सर ये 23 तारीख की बात है, सुबह 8:30-9 के बीच की बात है। अदरवाइज मम्मी सुबह उठी थी, कपड़े वपड़े धोए, अपने पापा भी उठे थे। उसके बाद मम्मी ने सुबह आकर दुकान खोली है, तो 8:30 के बीच में करीब कोई आया है और दोनों कमरे में एक भाई सो रहा था ये, और क्या नाम है, इधर पापा ही सो रहे थे। 2 फ़ोन दिन कहते और पर्स था पापा का उसमें लॉकर में, बड़ी टेबल सी तो खोलते निकल गया। उसके बाद उसमें तो पैसे और पर्स तो गायब हो गया। उसके बाद दूसरे कमरे में मैं मेरी सिस्टर सो रही थी, तो वहाँ से एक फ़ोन मेरी सिस्टर गया, मेरी सिस्टर का फ़ोन गया था, मेरा फ़ोन बच गया, मेरा सेफ था। सर ये ओपन गेट हमारा, और ऐसे जाओगे आप 3 रूम है, पूरा ओपन है वो, 1 रूम 1 सेकंड 3rd रूम है। लगभग कितने की चोरी करके ले गए? सर लगभग 40,000 का फ़ोन है, 13,000 रुपये कैश। सर मैं वहाँ पे सो रहे थे, मेरे पापा और भाई छोटा वाला, अब उस कमरे में सो रहे थे। लेट उठते हैं थोड़ा काम करते हैं, तो मैं उठा, मैं उठते देखा मेरा फ़ोन नहीं है बेड पे, तो सामने मेरा पापा का भी नहीं है, बहन कह रही मेरे ही फ़ोन नहीं है। फिर हमने थोड़ा कोई मजाक कर रहा हो तो नहीं मिला,
सबके फ़ोन चोरी, पर्स भी पापा का चोरी हो गया सामने लोग करने से। पर्स में कितना पैसा? वो 13-15 लाए थे। वो पेंट का काम चल रहा है, शादी थी ना मेरी, तो शादी है, तो शादी के पैसे निकाले, पेंट का काम रहा, 10-12 हज़ार रुपये उसके पर्स में थे। तो फ़ोन मेरा रेडमी नोट 8 था ना, हम सब सोए हुए थे अंदर। भाभी का कमरा लॉक था, भाभी पेरेंट हो गया, तो अभी वो लोग अंदर लॉक था और हमारे खुले हुए थे ओपन। खबर पूर्वी दिल्ली के कड़कड़डूमा से है, जहां एक पेट्रोल पंप पर सेल्समैन पर कार चढ़ा देने की घटना सामने आई है। कार चढ़ाने का ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है और फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक अजाने राज सिंह नाम का व्यक्ति पेट्रोल पंप पर काम करता था। हमेशा की तरह वो अपनी ड्यूटी कर रहा था, तभी अचानक एक कार ने उसके कार से टक्कर मार दी, जिससे वो कार के बोनट के नीचे फंस गया और उसका पैर टूट गया। वहीं लापरवाही से कार चलाने वाला युवक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। टक्कर का ये पूरा वाकया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब पीड़ित ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। शाम को 7:30 बजे के करीब एक स्विफ्ट गाड़ी आई थी, जो कि लड़का हमारा उसमें तेल डाल करके साइड में जाके खड़ा हो गया। उस गाड़ी वाले ने बैक करके उसे तो एक बार टक्कर मारा। टक्कर मारकर एक होता है कि टक्कर मार करके चलो अनजाने में गलती से लग गई, लेकिन जो हम लोगों ने जब सीसीटीवी कैमरा खोल कर देखा तो उसे हुआ कि ज़बरदस्ती उसको मारने की कोशिश की जा रही है। जो कैमरा में आ रहा है, जो सीसीटीवी कैमरा में जो आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है। और इसके बाद हमारे लड़के ने हमें फ़ोन किया। मैं उस दिन छुट्टी पे था, संडे दिन था, तो हॉस्पिटल में ले जाने के लिए मैंने बोला कि पहले आप हॉस्पिटल में ले जाओ और 100 नंबर को फ़ोन कर दो। हमारे लड़के ने 100 नंबर को फ़ोन किया और राज सिंह नाम का जो आदमी को जिसको एक्सीडेंट हुआ था उसे हॉस्पिटल में हेडक्वार्टर में ले जाकर भर्ती करवा दिया। फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट में पहुँचा हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लड़के को देखने के लिए। वहाँ गया तो उसको प्लास्टर वगैरह वहाँ जो फर्स्ट एड होता है उन्होंने हॉस्पिटल से कर दिया। तो 15 दिन में इसका कोई अभी तक ये नहीं है कि पकड़ में आया या गाड़ी पुलिस वाले ने उठा करके ले गया था यहाँ से पंप से। हाँ, गाड़ी छोड़ करके उसने भाग गया था। गाड़ी यहीं छोड़ दी? हाँ, गाड़ी उसने यहीं छोड़ दी थी और इसके बाद पुलिस वाले ने आकर के गाड़ी जो है यहाँ से लेकर के गए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के लोगों को स्ट्रीट डॉग से अभी निजात मिलना बहुत मुश्किल दिख रहा है। शहर में स्ट्रीट डॉग्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि निगम स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी करा पाने में विफल होता दिख रहा है। हजारों स्ट्रीट डॉग्स बिना नसबंदी के घूमते रहते हैं और उनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कुत्ते अचानक से स्कूटी, बाइक और यहाँ तक कि बच्चों के पीछे भी भागने लगते हैं। इससे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं पूर्वी दिल्ली नगर निगम की चेयरमैन भावना मलिक ने सीसीएन संवाददाता वंदना से बात करते हुए कहा कि एक जोन में एक ही डॉग बैन है, ऐसे में 31 वार्ड कैसे कवर हों। ऊपर से बैन का साइज भी छोटा है, जिससे 3-4 कुत्ते ही पकड़ में आ पाते हैं। वहीं स्ट्रीट डॉग्स की ये समस्या आम जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों की भी समस्या बन गई है। वार्ड कमेटी की बैठक में सभी पार्षदों के द्वारा मिलकर ये मुद्दा उठाया गया है। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इससे गली मोहल्ले और सभी लोग प्रभावित हैं, क्योंकि बच्चों का भी डर लगा रहता है। रात को आने जाने में दिक्कत होती है, दिन में भी डॉग्स का काटने का, बाइट का डर लगा रहता है। और रही प्रशासन की व्यवस्था की बात, तो अभी थोड़ा ऐसा देखने को नहीं मिल पा रहा कि डिपार्टमेंट इसके प्रति जागरूक है और कोई भी स्ट्रीट डॉग को पकड़ने की कोई प्रक्रिया हम लोगों ने अभी तक देखी नहीं है कि निरंतर हो रही हो। हाँ, कभी साल 6 महीने में 1-2 बार आते हैं तो हो जाता है। देखो जी, कुत्ते जब आदमी सड़क पे चल रहा, 2 व्हीलर वाला चलता है, वो ऐसे पीछे भागते हैं तो उस समय अपना वो बैलेंस ख़राब हो जाता है और वो गिर भी जाता है और एक्सीडेंट भी हो जाता है, दूसरे को भी लग जाता है। कुत्तों का तो यही है कि इन्हें थोड़े कम किए जाएं, जगह जगह से उठाए जाएं, जिससे इनकी तादाद थोड़ी कम हो जाए, जिससे पब्लिक को थोड़ा आराम हो जाए। कुत्तों की बात है, एक टाइम में हमारे पास एक वैन है जो 10 साल पुरानी है, उसमें आप 4 कुत्ते ला सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुत्तों को टॉर्चर करके नहीं ला सकते। तो मेरे ख्याल से 4 महीने के बाद एक वैन का चक्कर लगेगा और हर वार्ड में अराउंड 100-200 कुत्ते मिनिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम 1000 तक जाते हैं। उनको कैसे कैटर किया जाएगा, दिस इज़ रियली अ वेरी बिग प्रॉब्लम। इसका समाधान तो
दिल्ली गवर्नमेंट ही हमें ज़्यादा गाड़ी उपलब्ध करा करके कर सकती है। नगर निगम द्वारा संचालित होने वाले अस्पतालों के डॉक्टरों को वेतन न दिए जाने को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच राजनीति तेज हो गई है। दोनों ही पार्टियां सैलरी न मिलने को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। आरोप प्रत्यारोप की इस कड़ी में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा और आम आदमी पार्टी के विधायक एसके बग्गा ने एक दूसरे पर दोष मढ़ा। डॉक्टर्स हैं वो इससे परेशान हैं और जो दूसरे स्टाफ हैं, क्योंकि उनका जो ड्यू पैसा है दिल्ली सरकार उनको नहीं देती, इसलिए आगे हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनको समय पर तनख्वाह ना मिलने के कारण वो सभी लोग, अब त्यौहार का मौसम है, दशहरा कल गया है, दिवाली आ रही है, केंद्र सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों को एक्स्ट्रा बोनस दिया है, जिससे कोविड में जो हमारी आर्थिक चक्र का जो पहिया धीमा पड़ गया है उसमें तेजी आए, लोगों को रिलीफ मिले। और दूसरी तरफ केजरीवाल जी जो 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली की तीनों कॉरपोरेशन को देना है, यदि उनका ड्यू पैसा वो दें तो दिल्ली में भी इस चीज़ को किया जा सकता है, लेकिन ये केजरीवाल जी का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ सौतेला व्यवहार है। देखिएगा ये ईडीएमसी का काम है, वो सैलरी नहीं दे पा रहे, इनको पैसा कहाँ जा रहा है ये कुछ समझ नहीं, ना इन्होंने आज तक ऑडिट कराया अपना, ना बस ये दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना जानते हैं। पूरा पैसा दिया हुआ है, जितना पैसा पहले देते थे उससे ज़्यादा दिया हुआ है। ये सिर्फ बहानेबाजी कर रहे हैं, ये अपनी डिटेल क्यों नहीं देते पब्लिक को, मेरी क्या रिसीट है, मेरा क्या एक्सपेंडिचर है या मेरा क्या खर्चा, ऑडिट क्यों नहीं कराते ये। दिल्ली गवर्नमेंट का अप टू डेट ऑडिट हो चुका है, आपको पता होना चाहिए, 3 ऑडिट हुए हैं। हम बड़े खुश हैं कि ऑडिट से पिक्चर पता लगी है लोगों को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को पता लगी है कि दिल्ली गवर्नमेंट क्या कर रही है। ये ऑडिट क्यों नहीं कराते, पैसा कहाँ जा रहा है, हाउस टैक्स का पैसा, कर्मचारी चार्जेस का पैसा। अब देखिए एडवर्टाइजमेंट इतने बोर्ड लगते हैं, उसमें कितनी रिसीट आती है इनकी, अब देखिए कुछ भी नहीं आता, जबकि वहाँ से करोड़ों रुपये आ सकते हैं इनको मंथली, और ये सब खाए पिए जा रहे हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सरकार इनके ऊपर है, सरकार नीचे भी इनकी सरकार, लीडर हुए बैठे हैं बिल्कुल, और पब्लिक को धोखा दे रहे हैं और पब्लिक के साथ षड्यंत्र रच रहे हैं। वहीं उत्तरी निगम में जारी डॉक्टरों की हड़ताल पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि यहां भी निगम के डॉक्टर्स को वेतन नहीं मिला है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंडर आने वाले अस्पताल के डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने सीसीएन से बात करते हुए बताया कि हालांकि उनका वेतन भी बाकी है, लेकिन उनका फिलहाल हड़ताल पर जाने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका 2 महीने का वेतन बकाया है और तीसरा महीना चल रहा है और उन्हें वेतन को लेकर ईडीएमसी की ओर से आश्वासन दिया गया है कि अगस्त महीने का वेतन उनको आगामी नवंबर महीने में मिल जाएगा। इसलिए और दूसरी तरफ वैश्विक महामारी कोरोना के हालातों को देखते हुए उन्होंने काम पर बने रहने का फैसला किया है। गौरतलब है कि उत्तरी निगम के हिंदूराव अस्पताल सहित कई अस्पतालों में वेतन न मिलने पर प्रदर्शन हो रहा है। अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर वेतन न मिलने के विरोध में शुक्रवार से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर चले गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उन्हें पूरा वेतन नहीं मिल जाता, हड़ताल जारी रहेगी। आपको बता दें कि डॉक्टर पिछले 13 दिनों से अस्पताल परिसर में ही धरना दे रहे हैं। इससे चिकित्सा सेवाएं ठप हैं। देखिए, ऐसा है कि लगभग पिछले 5 से 6 साल से हम लगातार इस सैलरी वाले इशू से जूझ रहे हैं और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि कोरोना के टाइम पे भी चूँकि हम लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ में अपना काम किया, बहुत ईमानदारी के साथ में लोगों की सेवा की, लेकिन सैलरी जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके लिए भी हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम की स्थिति और जो उत्तरी निगम की स्थिति है उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हम लोगों को सैलरी जुलाई महीने तक की मिली है, उन लोगों के यहाँ शायद जून की भी सैलरी अभी तक नहीं मिली है। तो 4-5 महीने की सैलरी अगर पेंडिंग हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि किसी का भी बजट ख़राब हो जाएगा। और हम मध्यम वर्गीय लोग हैं और हमारे परिवार चलाने के लिए, हमें इज्जत बचाने के लिए कैसे कैसे जुगाड़ करना पड़ रहा है। तो अब अंतिम जो रास्ता बचा था वो हड़ताल का था उन लोगों के पास में, और स्थिति कमोबेश यहाँ पे भी यही है। लेकिन क्योंकि हमें ये आश्वासन मिला हुआ है कि जुलाई के बाद में जो अगस्त की सैलरी है वो हमारी नवंबर में आ जाएगी, तो हम उससे जैसे तैसे अपना काम चला रहे हैं। और चूँकि कमिटेड है
यहाँ के डॉक्टर्स भी, स्टाफ भी इस चीज़ के लिए कि जब तक हम में दम रहेगा मरीजों की सेवा करेंगे। तो अभी हड़ताल पे जाने जैसा अभी कोई यहाँ पे प्लानिंग नहीं है। सैलरी तो हमारे यहाँ डॉक्टर्स को भी नहीं हुई है, और जिस तरह से हमारे स्वामी दयानंद पे रोड भी है और कोविड के अंतर्गत हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं उन्होंने जिस तरह से काम किया है उनका हम काबिल तारीफ़ है, और वो हमेशा निरंतर लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। परंतु बिना सैलरी के तो किसी का भी घर नहीं चलेगा, तो निश्चित रूप से उनकी सैलरी होनी चाहिए। और हमने उनसे प्रॉमिस भी किया है कि दिवाली से पहले उनकी सैलरी कराएंगे। और अब आज मेयर साहब से भी बात करके और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से बात करके और कमिश्नर तक हम ये बात पहुंचाएंगे, और जितनी जल्दी से जल्दी सैलरी हो सकती है दिवाली से पहले हम अपनी स्वामी दयानंद हॉस्पिटल और जो भी हमारे दूसरे डॉक्टर्स हैं उन सबकी सैलरी के लिए हम तत्पर हैं। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के आह्वान पर रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को लेकर जागरूक किया गया। आज सीमापुरी विधानसभा में दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम एवं निगम पार्षद मोहिनी जीनवाल और बिमलेश कोहली के नेतृत्व में जीटीबी अस्पताल की रेड लाइट पर वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर रेड लाइट पर अपनी गाड़ियों को बंद करने का निवेदन किया और वाहन चालकों को दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण के बारे में सचेत किया गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड में दशहरे का आयोजन हुआ। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली में ही रामलीला का सबसे भव्य आयोजन हुआ है और इस रावण दहन की परंपरा को कोरोना का कहर भी नहीं रोक पाया है। इस दौरान भगवत रस्तोगी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में लगभग 3 घंटों में राम जन्म से लेकर रावण वध तक की पूरी रामलीला दर्शकों को दिखाई गई। आपको बता दें कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों के साथ साथ कोरोना का पुतला भी फूंका गया। वहीं सैकड़ों की तादाद में लोग दशहरा त्योहार देखने के लिए पहुंचे। तो वहीं खुशियों के साथ लोगों ने इस त्योहार को मिलकर मनाया, जिससे कोरोना का कहर भी नहीं रोक पाया। इस कार्यक्रम में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी शिरकत की। कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए पूरे हर्षोल्लास के साथ दर्शकों ने रामलीला का आनंद लिया। 4 मीटर में हमारी रामलीला होती थी और आज कोरोना काल को देखते हुए हमने एक दिन की संपूर्ण रामलीला रखी है। राम जन्म से लेकर के रावण युद्ध तक की लीला का मंचन हुआ है। हमने विशेष रूप से एक संदेश दिया है कि दिल्ली वासियों, भारत के लोगों, कोरोना से डरो मत, सावधान रहो, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साबुन से हाथ धोते रहना। आज हमने चाइना कोरोना का पुतला हम चाइना को देंगे और भारत में उसका दहन करेंगे। अधिकांश लोगों ने रामलीलाएं जो करनी थी, सरकार ने उसकी समय पर अनुमति नहीं दी। कोरोना संकट के चलते, उनकी लापरवाही के चलते, और कुछ लोग जो कराना चाहते थे वो इस वजह से नहीं करा पाए। लेकिन मैं भगवत रस्तोगी जी, बालाजी रामलीला कमेटी और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने आप सब लोगों को के ध्यान में रखते हुए इस परंपरा को बनाए रखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए CCN10। नमस्कार।